नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर अगर आप लोगों को याद होगा तो हम अपने लास्ट सेशन यानी कि हिंदी का जो हमने अपना लास्ट सेशन लिया था उसमें ही हमने स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे कि इस पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, यानी कि जो स्त्री शिक्षा के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनका किस तरह से खंडन किया जाना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा बताई गई है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और ये आज के समय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए एक बार जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और देखिए आपका लगभग सभी जो दोनों बुक हैं उनमें लगभग आपके ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही जो पार्ट है वो शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर गद्य खंड से संबंधित ये जो हमारा चैप्टर है ये शेष रह गया है, इसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही जो भी आपको लगता है कि आपका पाठ आपने नहीं पढ़ा है या उसमें कोई आपको डाउट लगता है कि आपको लगता है आपने पाठ को समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर आगे आपके सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी से जुड़े हुए, क्योंकि बच्चे कई बार हिंदी सब्जेक्ट को बहुत इजीली ले लेते हैं, बहुत सरल समझते हैं और उनमें कई बार उनको इसी तरह से बहुत आसान चीजें भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाती हैं। तो कुछ उसके बाद हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से जुड़े हुए तो आप जरूर यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करें, अपने डाउट्स रखें, अपनी समस्याएं रखें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर है 15 जो कि हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पर द्विवेदी जी के जन्म के बारे में बताया है कि द्विवेदी जी का जन्म दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने रेलवे में नौकरी की। एक तरह से मतलब हमने जीवन परिचय पहले भी पढ़ा है, क्योंकि काफी टाइम हमें हो गया है हिंदी के इस विषय को पढ़े हुए। तो एक बार यहाँ पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं उनके जीवन परिचय को। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म के बारे में मैंने आपको बताया 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने जब रेलवे में नौकरी की उसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 1903 में हिंदी की मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और 1920 तक उन्होंने संपादन से जुड़े रहे। 1938 में इनका देहांत हो गया, यानी कि अपने जो 1938 में इनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक व्यक्ति ही नहीं, एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के लिए गौरवशाली अध्याय होना है। यानी कि वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक पूरी संस्था थे और उस संस्था से परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी दी गई हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं भी दी गई हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं में रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप जो कि ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। उसके बाद संपत्ति शास्त्र उनके अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद ये महिला उपयोगी पुस्तक है। आध्यात्मिकी ये दर्शन की पुस्तक है। और द्विवेदी काव्यमाला में उनकी बहुत सारी कविताएं हैं और उनका ये संपूर्ण साहित्य यानी कि जो भी उन्होंने हिंदी विषय में लिखा है ये सारा संपूर्ण साहित्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के
15 खंडों में प्रकाशित है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर उनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई बातें, उनकी रचनाएं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने पढ़ ली है। बाकी उनके भाषा शैली और एक तरह से जो उनके बारे में बाकी बातें हैं वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो हमें ये हमारा पाठ है, यहाँ पर इस पाठ में जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने और कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता दर्शाने में लड़कों से पीछे नहीं है। यानी कि कहीं पर भी आप देखते हैं महिलाएं जो है पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कम संघर्ष नहीं किए हैं, उन्हें बहुत लंबा संघर्ष इसके लिए करना पड़ा, बहुत लंबे संघर्ष से वो यहाँ तक आई हैं। तो इस तरह से इस पूरी बात को, यानी कि स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुषों के जो यहाँ तक एक जो संघर्ष है स्त्रियों के, उसके बारे में ये जो लेख है ये पहली बार सितंबर 1914 को सरस्वती में पढ़े लिखों के पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी कि ये जो आज आपकी बुक में स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन नाम से यहाँ पर दिया गया है, ये लेख पहली बार 1914 में जो उनकी सरस्वती पुस्तक थी उसमें पढ़े लिखों के साहित्य पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और बाद में फिर द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। और ये एक तरह का निबंध है, और इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। यानी कि इस निबंध की भाषा में कोई भी संशोधन, कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस तरह से भी इसमें लिखा था, जो भी इसमें उस टाइम पर लिखा था, वो सारी बातें बिल्कुल एज इट इज आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बताते हैं बड़े शोक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पुस्तक जब लिखा गया, जो ये बात है जब ये लिखी गई थी, ये मैंने आपको बताया 1914, यानी कि आज से 100 वर्ष पहले की बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए आज से 100 वर्ष पहले की बात और अब की बात में मुझे नहीं लगता कि स्त्रियों के प्रति लोगों का नजरिया, स्त्रियों की शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। देखिए चेंज हुआ है और काफी सारी तरक्की भी की है, और आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर महिलाएं काम नहीं करती हैं या महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं। फिर भी आज भी हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध में होते हैं। यानी कि एक तरह से महिलाओं को आज भी वो उस सम्मान के नजर से नहीं देखते, एक तरह से उस तरह की इज्जत नहीं देना चाहते हैं जैसी कि उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये तब की बात आज पर भी कहीं ना कहीं किसी भी कोने में कहीं ना कहीं लागू होती है कि आज भी समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख का नाश या गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो ये बात उस समय लिखी गई है, तो ज्यादा तो ये उस टाइम पे ही लागू होती थी। तो उस समय पर स्त्रियों को पढ़ाना ये समझा जाता था कि ये उनके लिए उनके गृह सुख का नाश है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो चाहेंगी कि वो घर से बाहर निकले, वो बाहर के कामों में भी हाथ बटाए, उनको थोड़ा समझ आ जाएगी कि अच्छा बुरा क्या है। वो घर पर चुप नहीं बैठी रहेंगी, वो अपने पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करेंगी, वो अपने लिए आवाज उठाएंगी, वो अपने एक तरह से जो भी उनके मन में जो बातें हैं उसको रख पाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, गृह सुख का नाश होगा। यानी कि घर में जो सुख शांति है,
क्योंकि स्त्रियों को केवल उस समय पर घर का काम करने के लिए समझा जाता था कि वो घर का काम करने के लिए है, घर अच्छे से संभालने के लिए है, बच्चों को, परिवार को, फैमिली को अच्छे से संभालने के लिए है। तो ये उनके गृह सुख का नाश समझते थे उस समय लोग। और लोग भी वैसे नहीं, लोग भी वो जो समझते थे ऐसा, वो लोग भी स्वयं भी ऐसे नहीं थे, वो लोग भी सुशिक्षित थे और ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो देखिए वो चैप्टर जो है वो बिल्कुल यही बातें उस पाठ में लिखी गई है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल अनपढ़ है या वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर भी वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग ऐसे कोई भी आम लोग नहीं है, वो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में शिक्षा पाई है, सुशिक्षित है, धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथों का एक तरह से साहित्य का परिचय रखते हैं, संस्कृत के साहित्य का परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, और जिनका पेशा ही कुशिक्षितों को, यानी कि जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करना है। तो फिर भी ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर बताया है एक तरह से इनका काम है कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना, अधार्मिकों को धार्मिक बनाना, और ऐसे लोगों की दलीलें जरा आप सुनिए। दलीलें क्या है, यानी कि ये क्या दलीलें देते हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में। ये दलीलें देते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बात कराई गई। इससे प्रमाणित होता है कि उस समय पर देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। अगर होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलती, यानी कि अगर स्त्रियों को पढ़ाने की कोई बात होती तो शायद कोई नियमबद्ध प्रणाली जरूर होती। और दूसरा तर्क दिया गया है, देखिए, कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला भी कम पढ़ी लिखी थी, गवारों की भाषा से मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी, और तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने अनर्थ कर दिया था। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वो इसी पढ़ाई के दुष्परिणाम थे। तो देखिए कितने तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से अगला देखिए यहाँ पर क्या तर्क दिया गया है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गवारों की भाषा में भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अपड़ गवारों की भाषा में भी स्त्रियों को पढ़ाना एक तरह से उन्हें बर्बाद करना है। तो इस तरह की तमाम जो दलीलें दी गई थी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, इन सब दलीलों का एक प्रभावशाली उत्तर जो अपेक्षा उत्तर से है, लेखक कहते हैं कि चलिए उस पर हम भी दो चार बातें लिख देते हैं, दो चार लाइनें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्रारूप बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। जब नाटक होते थे, जो नाटक है उनमें स्त्रियों का बोलना उनके अपढ़ होने का एक तरह से प्रमाण नहीं है कि वो इस तरह से बोलती हैं तो वो अपढ़ हैं, क्योंकि उनसे अधिक इतना ही कहा जाता है कि वो संस्कृत नहीं बोल सकती। संस्कृत ना बोल सकना अपढ़ होने का सबूत है और ना ही गवार होने का। यानी कि अगर आप किसी भाषा को अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो वो ना ही आपके अपढ़ होने का एक तरह से प्रमाण है और ना ही आपके गवार होने का। अब अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की जो वेदांतवादी पत्नियां थी वो किस भाषा में बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? भविभूत कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत बोलता था, और इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्रकट बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ कहने का साहस करे। क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्रकट न थी,
सबूत तो प्रकृति के चलन के ही मिलते हैं। प्रकृति यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती, प्रकृति यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्रकृति में ही धर्मोपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्रकृति में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस समय में जो सर्वसाधारण की भाषा थी वो प्रकृति थी। पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, पाल चरित आदि ग्रंथ प्रकृति में बनाए हैं। यदि वे अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्रकृति है। सोरसैनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्रकृति पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह के सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि आदि। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधित नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्हें उनकी जो संस्कृत भाषा और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्रकृत रखने का नियम कर दिया। तो देखिए यहाँ पर उस समय के बारे में बताया है कि जो प्रकृत भाषा, जैसे यहाँ पर बताया है कि जो स्त्रियां थी उनसे नाटकों में प्रकृत ही बुलवाया जाता था, ताकि ये बताने के लिए कि इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये अनपढ़ है। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो प्रकृत भाषा है, देखिए इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं और कहा है जो प्रकृत भाषा है, ये प्रकृत भाषा एक तरह से आम बोलचाल की भाषा थी। उस समय पर सभी लोग इसको समझते थे, इसको यूज करते थे, इसको पढ़ते थे, इसको लिखते थे। तो इसीलिए भाषा प्रकृत यहाँ पर उन्होंने जो भी चीजें थी, चाहे लोगों की भाषा हो, चाहे नाटकों की भाषा हो, चाहे जो भी चीजें हो, उनकी भाषा को प्रकृत रखने का नियम कर दिया। अब आप देखते हैं कि जो हिंदी मूवीज है, ठीक है, जो आप सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो ज्यादातर सबसे पहले जो है वो हिंदी भाषा में रिलीज होती है। यानी कि जो हमारा देश है उसकी जो एक तरह से बहुत अधिक जो आबादी है वो हिंदी भाषा को समझती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाकी भाषाएं नहीं बोली जाती है, या इंग्लिश नहीं बोली जाती, या उर्दू नहीं बोली जाती, या एक तरह से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। फिर भी जो बॉलीवुड की जो मूवीज होती है वो सबसे पहले एक तरह से हिंदी में रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर जो जनता है वो हिंदी वाली है। तो कोई भी चीज जो है वो अगर जो जनता में प्रचलित है, अगर उसके आधार पर बनाई जा रही है, उसके लिए बनाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसी भाषा में होगी जिस भाषा को आम बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। तो यहाँ पर यही बात थी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में लोग अंग्रेजी मूवी नहीं देखते हैं या अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है अगर अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर किसी को इंग्लिश में देखनी है वो इंग्लिश में देखता है, जिसको और तमिल में देखनी है या और दूसरी भाषाओं में देखनी है वो अपनी तरह की भाषा में देख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो मूवी अगर हिंदी में बन रही है तो उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती या उन लोगों को दूसरी भाषाएं नहीं आती है। यहाँ पर इसीलिए इसी कारण से उस समय पर स्त्रियों की भाषा को प्रकृत रखने का नियम कर दिया था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियम प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। यानी कि क्योंकि उस समय पर स्त्रियों के लिए कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, तो कैसे नियम प्रणाली आपको मिल जाएगी? क्योंकि उस समय पर स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय नहीं होते थे। कोई भी जैसे अगर लड़कों की बात करें तो उस समय पर उनको गुरुकुल भेजा जाता था, ठीक है। तो अगर
उस टाइम पे महिलाओं की शिक्षा का कोई यहाँ पर अगर नहीं बात की गई है तो इसका अर्थ ये नहीं और उल्लेख कहीं और अगर उसका हो या नष्ट हो गया हो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, जो बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों के लिए जाते थे, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। तो ऐसे तो नहीं है। देखिए पुराने टाइम में क्या जहाज नहीं चलते थे? आपने सुना होगा जो टाइटैनिक, जो इतना बड़ा जहाज, तो वो भी तो किसी ने बनाया ही होगा। क्या उसका ग्रंथ कहाँ है? उसका प्रमाण कहाँ है कि वो कैसे बना? उसके लिए तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई है कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, कि उनका हर एक का कोई ग्रंथ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर हम उनके अस्तित्व को बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने केवल सुना है कि जहाजों की यात्रा होती थी और उसी के आधार पर हमने उसके सत्य को स्वीकारा है। भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं कुछ लोग। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता के बलिहारी वेदों को प्रायः हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेदों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हीं का कहरा पढ़ना भी पाप समझे। शीला और विद्या कौन थी? शीला और विद्या कौन थी? वे स्त्री नहीं थी? बड़े बड़े पुरुषों कवियों से आदृत हुई या नहीं? शार्ंगधर पद्धति में उनकी कविताओं के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों को पद्य रचना उद्वत है, वो क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, तो क्या उन्हें पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? तो इस टाइम पे देखिए, और देखिए कौन जो विज्ञ होगा, कौन विद्वान जो है ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी, जो महर्षि अत्रि थे, उनकी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचरणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी बढ़ाने का अपराध नहीं है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों से मुकाबला करती। यह सारा दुर्विचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। यानी कि उस समय पर जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये उनके लिए कहा गया है कि क्या स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई बिना पढ़े लिखे कैसे कहीं किसी जगह का गौरव बढ़ा सकता है? कैसे किसी देश के विकास में हेल्प कर सकता है, किसी देश में के विकास में सहायक हो सकता है? मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी। लेकिन अब तो है। अब क्या आपको लगता नहीं? अब तो हर एक व्यक्ति को शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो एक तरह से विकास की जो एक तरह से जो विकास जैसे चल रहा है, इतनी तेजी से विकास हो रहा है, तो उसमें अपडेट रहना, एक तरह से पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं।
हमारी प्रार्थना यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की स्त्रियां अपढ़ थी, उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम कंध और उत्तरार्ध के 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है और रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भिजवाया था, वह ना तो प्रकट में था और उसके प्रकट में उल्लेख होने का भागवत में तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया था वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवार पर होने का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का बहुत अधिक महत्व होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि प्राचीन कालीन यानी कि जो प्राचीन कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात करें तो पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे तर्क, कितनी सारी बातें बताई गई हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कृतक है उनका खंडन करने के लिए जो कुतर्क दिए गए हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में, उसका एक तरह से खंडन किया गया है। कितनी सारी बातें यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई है। और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी बात आगे लिखते हैं, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम माना जाना चाहिए। आप आज के टाइम में ले लीजिए, जितनी भी चीजें हमारे समाज में होती हैं, जितने भी गलत काम हमारे समाज में होते हैं, तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्रियां हैं। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, ये सारी बातें देख लीजिए। डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़े लिखे का परिणाम है। तो सारे कॉलेज, सारे स्कूल, सारी पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें, क्या कौन कौन सी चीजें, बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, यदि यह सब पढ़े लिखे होने का परिणाम है तो तब तो सारे कॉलेज, सारे स्कूल और सारी पाठशालाएं बंद कर देनी चाहिए। कि अगर आप सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे होने का परिणाम है, परंतु विक्षिप्तों और बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय और सदाचार धर्म के प्रति आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वो मनुष्य स्वभाव का चिंतन भी ज्ञान नहीं सकते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री आपने नहीं सुनी होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में ऐसे दुर्वाक्य कहाए थे, उसी ने परित्यक्तता होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में ऐसे वाक्य कहलाए थे। तो क्या वाक्य थे वो? इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर शकुंतला की बात की गई है तो उस समय की बात को भी जान लेना यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जब रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया था, सीता को जब त्यागा था, जब वो एक तरह से वो घर पर पहुंचे और कुछ अपने जो प्रजा के कहने पर उन्होंने सीता को त्याग दिया, तो सीता ने भी उस टाइम पे कहा था, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने आग में कूदकर अपनी विशुद्धता को साबित किया था। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला हुआ मिथ्य वाक्य
सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? क्योंकि देखिए यहाँ पर रघुकुल की जो रीति और नीति है उसके बारे में आपने सुना है कि किस तरह से रघुकुल में भगवान राम का जो कुल है वहाँ की रीति नीति, वहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है, वहाँ किसी को दिया गया कभी भी कोई वचन खाली नहीं जाता है। तो सीता यही कहती हैं कि क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है जो मैंने तुम सबके सामने अग्नि में कूदकर अपनी विशुद्धता को एक तरह से साबित किया था, लेकिन लोगों के कहने पर तुमने मुझे इस तरह से त्याग दिया। तो क्या ये तुम्हारी विद्वता है? इसे तुम कहोगे कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो, बहुत बड़े राजा हो? क्योंकि राजा का काम होता है दोनों तरफ की दलीलें सुनना। अगर राजा किसी एक को दोषी ठहराकर अगर सजा दे दे तो ये बहुत गलत हो सकता है, अन्याय हो सकता है। तो अपनी बात रखने का मौका, अपनी विशुद्धता शुद्ध करने का मौका एक राजा को जरूर देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सीता ने भी कहा था कि क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, क्या यही तुम्हारी विद्वता है? तो देखिए इस तरह से आपने देखा काफी सारे यहाँ पर कुतर्कों का खंडन किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर दिए हैं उन तर्कों के विरुद्ध में। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में बाकी के पार्ट को। फिलहाल जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, और फिर से यहाँ पर कह रही हूँ कि कोई भी डाउट अपनी दोनों बुक्स में अगर है तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए, अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं और कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपको लगे कि कुछ कमी रह गई है। तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से उपस्थित रहना है और अच्छे से सीखना है कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी सारी चीजें पढ़ें और समझें, और उसी में हमें पता चलेगा कि कितना हमने अभी तक सीखा है और कितना अभी हमें पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।